अच्छा, सो हमने ये देखा कि नेक्रोसिस के अंदर ऑर्गेनेलिस दे लूज देयर फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है, वो अपटोसिस के अंदर स्मॉल अपोप्टोटिक बॉडीज बनती है कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड the organelles are functional. Fate of necrotic cells. Necrotic cell may persist for some time or may be digested by enzymes and disappear. डेड सेल्स में भी रिप्लेस्ड बाय माइलिन फिगर, जो हमने पढ़ा कि माइलिन फिगर्स जो होती हैं वो प्लाज्मा ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होती हैं एंड आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. They are either phagocytosed by other cells or further degraded into fatty acids. या तो उनका phagocytosis हो जाएगा या fatty acid में degrade हो जाएंगी. These free fatty acids bind the calcium salts that may result in dead cells ultimately becoming calcified. Types of necrosis. Coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous necrosis, fat necrosis and fibrinoid. अब हम इनको one by one देखेंगे. Coagulative necrosis. It is a form of necrosis in which the underlying tissue architecture is preserved for at least several days, typically caused by ischemia. So coagulative necrosis का basic cause है ischemia, limited blood supply, और इसमें टिश्यू आर्किटेक्चर फॉर सेवरल डेज प्रिजर्व्ड रहेगा. It is characteristic of infarcts, areas of ischemic necrosis in all of the solid organs except the brain. Examples are heart, kidney, spleen. So कहीं पे भी ischemia हो जाए, like myocardial infarcts होते हैं, तो वहाँ पे actually coagulative necrosis हो रहा होता है, but brain के अंदर liquefactive necrosis होता है, जो हम आगे देखेंगे. This is a histological picture of the normal heart was the coagulative necrosis. एंड दिस इज अ नॉर्मल किडनी और ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, इसमें सारे सेल्स के कंटेंट्स बाहर आ गए हैं. ये मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर है एक स्पेसिमेन ऑफ स्प्लीन की, जिसमें दिस इज अ नॉर्मल वन और ये सारा इसमें नेक्रोसिस हुआ हुआ है, द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. Liquefactive necrosis. Liquefactive necrosis is seen in focal bacterial or occasionally fungal infection because microbes stimulate the accumulation of inflammatory cells and the enzymes of leukocytes digest or liquefy the tissue. लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है उसकी बेसिक कॉज क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या ओकेजनली फंगल इन्फेक्शन होगा. क्योंकि इसमें क्या होगा, सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, आपके डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी से डिग्रेडेटिव एंजाइम्स रिलीज होंगे जो फेगोसाइटोसिस करेंगे. द टिश्यू बिकम लिक्विड विस्कस मास, मटेरियल इज क्रीमी येलो इन कलर, और इसके एग्जांपल्स हैं इट इज अकरिंग इन ब्रेन या जहाँ पे एब्सेस बनती है. कोएगुलेटिव की कॉज हमने कहा था मोस्टली जहाँ पे स्कीमिया हो रहा होगा एक्सेप्ट ब्रेन, और लिक्विफेक्टिव में जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होगा और ओकेजनली फंगल इन्फेक्शन. दिस इज liquefactive necrosis in the brain, और यहाँ पे आपको creamy yellow appearance नजर आ रही है. This is the normal brain and this is the liquefactive necrosis. Gangrene. Gangrenous necrosis is not a distinctive pattern of cell death, but this term is used commonly in the clinical practice. अब इसमें पहले है कि ड्राई गैंग्रीन जिसको हम कह रहे होते हैं, इट यूजली रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ अ लिम्ब, जनरली द लोअर लेग, दैट हैज लॉस्ट इट्स ब्लड सप्लाई एंड हैज अंडरगोन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल टिश्यू लेयर. सो बेसिकली जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है इंक्लूडिंग सेवरल और मल्टीपल लेयर्स, और मोस्टली आपको लोअर लेग में नजर आएगा जहाँ पे इस्कीमिया हुआ है, ब्लड लॉस्ट हैज सॉरी ब्लड सप्लाई हैज बीन लॉस्ट. और बट अगर उसी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होता है वहाँ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है. सो व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सुपरइम्पोज्ड, coagulative necrosis is modified by the liquefactive action of the bacteria and the attracted leukocytes, resulting in so-called wet gangrene. So in dry gangrene, we are just talking about coagulative necrosis, and if it is superimposed by a bacterial infection, that is liquefactive necrosis.
So that is a wet gangrene. यहाँ पे three types हैं: wet gangrene, dry gangrene, and gas gangrene. Wet gangrene is occurring in moist tissues like mouth, bowel, lung, cervix, diabetic foot के अंदर, and bed sores. Bed sores क्या होते हैं? These are pressure ulcers. For example, अगर कोई paralyzed और bedridden patient है तो उसमें जो site of bed sore होती है, that is ischial tuberosity, क्योंकि उस पे pressure पड़ रहा होता है तो वहाँ पे necrosis शुरू हो जाता है, जिसको हम actually wet gangrene कह रहे होते हैं। और उसमें सेवरल ग्रेड्स होते हैं, उसमें स्किन एक्सपोज हो सकती है, उसमें मसल टेंडन एक्सपोज हो सकते हैं, और इवन बोन भी एक्सपोज हो जाती है अगर नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमेशा कहते हैं जो पैरालाइज और बेडरिडन होते हैं कि उनका पोस्चर चेंज करवाते रहना चाहिए ताकि प्रेशर सोर्स या प्रेशर अल्सर्स ना बने। Here is an example of wet gangrene in the intestine. ये जितनी भी रेड ब्राउन कलर की नज़र आ रही है ये गैंग्रीन है, because usually जो normal intestine होती है it appears pinkish in the color, जैसे ये कलर है। This is the wet gangrene of the foot and the leg here. Dry gangrene की examples हैं toes and feet due to arteriosclerosis. Arteriosclerosis is basically stiffness और thickness of the arteries, जिसकी वजह से क्या होगा? Decreased blood supply हो जाएगी। And this is an example of arteriosclerosis of the toes and the feet. Thromboangitis, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Okay. अब आपको क्लियर आ रही है आवाज? बेटर हो रही है आवाज? बताएं। ठीक है, ठीक है। चलिए, लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे ड्राई गैंग्रीन। उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ ली है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अदर टू और थ्री एग्जांपल्स आर थ्रोम्बोएंजाइटिस ओबिलिटरन, रेनॉल्ड डिजीज। एंड अगर कोई ट्रॉमा हो जाए तो ट्रॉमा से ब्लड सप्लाई विल बी लॉस्ट, और वहां पे क्या होगा? जब इस्कीमिया होना है तो उसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और ड्राई गैंग्रीन हो जाना है। थ्रोम्बोएंजाइटिस ओबिलिटरन और रेनॉल्ड्स क्या होते हैं ये देखते हैं। Thromboangiitis obliterans is also known as Berger disease, and it occurs commonly in young men with heavy tobacco use. Smokers में होता है. It is non-atherosclerotic segmental inflammatory disease affecting small and medium-sized arteries or veins in the upper or lower extremities. Basically इसमें जो medium size और small size vessels होती हैं उसमें inflammation होती है, बट इसमें कोई एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक नहीं बनता। एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक होता है कोलेस्ट्रॉल के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं दैट डिपॉजिट इन द आर्टरीज, उसको हम कहते हैं कि उसमें एथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया। तो बेसिकली ये वो चीज़ नहीं है, इसमें जस्ट इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज। इट इज हाईली इन्फ्लेमेटरी थ्रोम्बस विद स्पेयरिंग ऑफ द ब्लड वेसल। सो एक थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट आएगा जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा आर्टरी के अंदर और वेन के अंदर विद द इन्फ्लेमेशन स्पेयरिंग इट्स वॉल, और उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगा और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, और उस बंदे के जो अगर हैंड्स में हो रहा है तो इट अपीयर्स लाइक दिस। Raynaud disease is a rare disorder of blood vessels, usually in the fingers and toes, and it causes the blood vessels to narrow when there is cold या stress में होता है ये।
इसमें 3 पैटर्न्स आते हैं आपके पास। फिंगर्स कैन बिकम वाइट ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो नहीं होता, बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या आती है? नैरोइंग ऑफ द और द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। तो उसमें ना उसको ऑक्सीजन मिल रही है ना ब्लड, सो फिंगर्स जो होती हैं दैट अपीयर वाइट। और फिर क्या होगा, ब्लड वेसल जो है वो वेजो डायलेशन करेंगी, वो डायलेट करने की कोशिश करेंगी ताकि उसको ब्लड वापस जाए, बट उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है तो इट अपीयर ब्लू। और फिर अल्टीमेटली क्या होती है, ऑक्सीजन भी उसको मिलना शुरू हो जाती है अलॉन्ग विद द डायलेटेड ब्लड वेसल्स, तो उसकी रेड पिंकिश सी अपीयरेंस होगी। तो उसमें 3 कलर्स आते हैं, वाइट, ब्लू एंड पिंक, और अल्टीमेटली वो नॉर्मल हो जाती है। सो ये सारा कुछ ischemia and coagulative necrosis से associated. Third one is gas gangrene. It is caused by gram-positive anaerobic bacteria Clostridium perfringens, or it is seen in the muscle, in the colon, or distal phalanges में भी होता है. There is a gas gangrene in the fingers, distal part of the finger or distal phalanges में. It appears black. अच्छा जी. Caseous necrosis. Caseous necrosis is a type of coagulative necrosis and it is seen in tuberculous infection. TB में नजर आएगा आपको. It appears cheesy white in appearance and the tissue architecture is preserved. जैसे coagulative में हमने कहा था कि tissue architecture preserved रहता है. But ये होता TB के अंदर है. This is the caseous necrosis in the lung. ये सारा. It appears cheesy white in color. पल्मोनरी टीबी है ये. और इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें भी हमें ये चीज़ी वाइट अपीयरेंस नजर आ रही है. Here is the caseous necrosis. Fat necrosis. It refers to the focal areas of fat destruction, typically resulting from release of activated pancreatic lipases into the substance of pancreas and peritoneal cavity. It occurs in acute pancreatitis. So acute pancreatitis के अंदर क्या होता है? That is an acute infection of pancreas और pancreatic enzyme है lipase, जिसने जाके lipids को फैट को डिग्रेड करना शुरू कर देना है, और वहां से क्या होगा, फ्री फैटी एसिड्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि वो फ्री फैटी एसिड्स कैल्शियम के साथ कंबाइन करते हैं और कैल्शियम सोप्स बना देते हैं. So grossly क्या appearance होती है? Chalky white appearance होगी. Chalky white areas are formed and the presence of shadowy outlines of the necrotic cells, which means कि outlines जो होती हैं वो distinguishable नहीं होती. This is fat necrosis in the pancreas. ये जो आपको white areas नजर आ रहे हैं chalky white, ये fat necrosis हो रहा है. Last one is the fibrinoid necrosis. It is a special form of necrosis visible by light microscopy, usually an immune reaction in which complexes of antigens and antibodies are deposited in the walls of arteries. So basically in autoimmune diseases, immune reaction के अंदर एक antigen antibody complex बनेगा और वो जाके wall of the arteries में deposit हो जाएगा. And along with this complex वहाँ पे fibrin invade करेगा. Fibrin जो कि वेसल से लीक आउट कर जाता है. और फाइब्रिन और एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होता है, इट गिव्स अ ब्राइट पिंक एंड अमॉर्फस अपीयरेंस ऑन हेमाटॉक्सिलिन एंड एओसिन प्रिपरेशंस कॉल्ड एज फाइब्रोनाइड, दैट इज फाइब्रोनाइड. इस तरह की इसकी पिंकिश अमॉर्फस अपीयरेंस आती है आर्टरीज के अंदर. अमॉर्फस का मतलब यही होता है कि इसकी कोई प्रॉपर आउटलाइन नहीं है. ट्रीटमेंट ऑफ नेक्रोसिस क्या होता है? हम इसमें डिब्राइडमेंट करते हैं, रेफरिंग टू द रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू बाय सर्जिकल मेथड. डिब्राइडमेंट में जो टिश्यू और डेड सेल्स पड़े हुए होते हैं उसको ब्लेड के थ्रू, सर्जिकल ब्लेड से रिमूव कर देते हैं. एंटीबायोटिक्स हम देते हैं ताकि उसमें सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट गैंग्रीन हो जाएगा. एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेंगी, और ऑब्वियसली पेशेंट को पेन भी हो रही होती है तो पेन भी कम करेगी. Keeping the wound clean from infection also prevent necrosis. That is
अंडरस्टूड के जो वुंड है उसको क्लीन करेंगे, उसकी मल्टीपल ड्रेसिंग्स करते हैं ताकि वो कंटामिनेट ना हो. Okay, now moving on to apoptosis. लेट ज्वाइन करने से तो मुझे याद आ गया कि मैंने आपकी मीटिंग नहीं लॉग की. अच्छा जी, so let's talk about apoptosis. It is a regulated mechanism of cell death that serves to eliminate unwanted and irreparably damaged cells with the least possible host reaction. So ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है जो कि फिजियोलॉजिकली भी प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी होती हैं, और इसमें अनवांटेड इरिपेरेबल जो डैमेज सेल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे. नेक्रोसिस के अंदर इम्यून रिएक्शंस होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, लेकिन इसमें लीस्ट पॉसिबल होस्ट रिएक्शन आएगा, लीस्ट पॉसिबल इम्यून रिएक्शन होगा. It is characterized by enzymatic degradation of proteins and DNA initiated by caspases. Caspases are the proteases. प्रोटीज एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन की और डीएनए की डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं, और इसके दो मैकेनिज्म होते हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. एंड बाय द रिकग्निशन एंड रिमूवल ऑफ द डेड सेल्स बाय फेगोसाइट्स. सो बेसिकली कैस्पेसेस आएंगे, इसमें डीएनए प्रोटीन्स को डिग्रेड करवाएंगे और डेड सेल्स जो होते हैं उसका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा. तो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सिचुएशन में हम देखेंगे apoptosis in physiological situations. In the human body, about 100,000 cells are produced every second by mitosis, and a similar number die by apoptosis. ठीक है, तो नॉर्मली बॉडी के अंदर जो है वो माइटोसिस हो रहा है, सेलुलर डिवीजन हो रही है, सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सेल डेथ हो रही होती है उसको बैलेंस करने के लिए. So, apoptosis in physiological situation program cell death during embryogenesis. फॉर्मेशन ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट डिजिट्स. जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है तो इंटरडिजिटल जो है वो टिश्यू प्रेजेंट होता है. इट इज अ मेसेनकाइमल टिश्यू. तो ये सारा जो टिश्यू होगा इसका अपॉप्टोसिस होगा, सेल डेथ होगी, जिसकी वजह से फ्री और इंडिपेंडेंट डिजिट्स बनेंगे. Similarly, development of the brain में about half of the neuron जो during embryogenesis बनते हैं उनका apoptosis हो जाता है, apoptotic cell death होती है. Development of reproductive organs के अंदर भी apoptotic cell death होती है. So अगर apoptosis physiological condition में तो हो रहा है, अगर apoptosis में कोई defect आ जाए, दैट इज के अपॉप्टोसिस नहीं हो रहा नॉर्मली जो होना चाहिए, लेकिन प्रोलिफरेशन हो रही है, सेल डिवाइड करी जा रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, एंड स्प्रेडिंग ऑफ द वायरल इन्फेक्शन. एंड ऑन द अदर हैंड अगर अपॉप्टोसिस बहुत एक्सेसिव हो रहा है तो उसकी वजह से भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस अराइज होंगी. मतलब ये है कि सेल डेथ एक्सेसिवली हो रही है. सो लाइक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, लाइक एक अल्जाइमर डिजीज होता है, और एड्स हो सकता है, इस्केमिक डिजीजेस हो सकते हैं अगर excessive apoptosis होगा. So both are lethal if there is any kind of defect in this process. Now, apoptosis in pathological conditions, apoptosis eliminates cells that are genetically altered or injured beyond repair, and does so without eliciting a severe host reaction, thereby keeping the extent of tissue damage to a minimum. ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन होस्ट रिएक्शंस को ये प्रिवेंट करता है ताकि कम से कम टिश्यू डैमेज हो, क्योंकि नॉर्मली भी इट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी. जो पैथोलॉजिकल है उसके एग्जांपल्स क्या हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन इज डीएनए डैमेज. जो भी डीएनए डैमेज होगा अपॉप्टोसिस में उसको रिमूव करवा देना. डीएनए डैमेज कैन रिजल्ट फ्रॉम रेडिएशंस, cytotoxic anti-cancer drug therapy, extremes of temperature, and even hypoxia, that is lack of oxygen, can damage DNA. Accumulation of misfolded proteins.
Improperly folded proteins may arise because of mutation in the genes that are encoding these proteins. For example, there is a disease, amyloidosis, जिसमें abnormal misfolded proteins बन जाते हैं. So उनको apoptotic cell death से ही remove करता है हमारा system. Cell injury in certain infections, particularly viral infections के अंदर जो cell injury होती है, उसमें cell death via apoptosis हो रही होती है. Pathological atrophy in parenchymal organs after duct obstruction such as occurs in pancreas like pancreatic duct की obstruction हो जाए तो उसकी atrophy हो जाती है वो atrophy apoptotic cell death की वजह से हो रही है and that is pathological. Parotid glands in kidney are other examples. Mechanisms of apoptosis. Basically there are two mechanisms. एक intrinsic pathway होता है और एक होता है extrinsic. Intrinsic pathway जो है it is also known as mitochondrial pathway. Mitochondrial or intrinsic pathway is triggered by loss of survival signals. DNA damage जो भी हमने ऊपर पढ़ा या फिर accumulation of misfolded protein. ER stress is endoplasmic reticulum stress क्योंकि आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था और जब एबनॉर्मल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होंगे वो सारे वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए. It is associated with leakage of pro-apoptotic proteins from mitochondrial membrane into the cytoplasm where they trigger caspase activation. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब सेल इंजरी होती है तो माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस आते हैं जिसमें एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाती है अगर हाइपोक्सिक डैमेज हो और माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसमें से कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं. दीज आर प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन्स व्हिच मींस जो कि आपका अपॉप्टोसिस ट्रिगर करवाएंगे और वो ट्रिगर कहाँ से होता है जो इंट्रिंसिक पाथवे होगा उसमें कैस्पेज एक्टिवेशन होती है. As I have told you earlier that caspases are protease enzymes that are going to degrade proteins and DNA. It is inhibited by anti-apoptotic members of BCL family, which are induced by survival signals, including growth factors. So normally cell के अंदर survival signals आते हैं cells को जिसकी वजह से वो survive कर रहे होते हैं और वो survival signals receive होते हैं by anti-apoptotic proteins. BCL2 family जो होती है that is a family of proteins जो anti-apoptotic है apoptotic cell death को prevent कर रही होती है. लेकिन जब सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं होंगे सेल के अंदर तो ये एक्शन इनहिबिट हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन रिलीज करेगा और वो जो प्रोटीन्स होंगे वो कैस्पेजेस को एक्टिवेट कराएंगे. हम देखते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है जो मैं आपको बता रही हूँ. अच्छा इसमें ये जो आपको सारे कलर्स नजर आ रहे हैं ये देखते हैं ये है क्या. BCL2 फैमिली जो है ये अपोप्टोसिस में नहीं होती यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे में ये इसका काम है कि ये एंटी अपोप्टोटिक एक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल. ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई हुई. अच्छा और इसके बाद ये जो पर्पलिश में दिखाया हुआ है बैक्स एंड बैक फैमिली. बैक्स एंड बैक जो होते हैं ना दीज आर प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जिन्होंने अपोप्टोसिस को ट्रिगर कराना होता है और ये जो स्काई ब्लू से कलर में है दैट इज APAF1 apoptotic protease activating factor 1 that is responsible for the release of cytochrome C from the mitochondrion to cytosol and formation of apoptosome activating pro. अभी आपको समझ नहीं आ रही. APF1 फैक्टर क्या होता है अपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 इसने यहाँ से साइटोक्रोम सी को रिलीज कराना होता है. ये जो ग्रीन कलर का पड़ा हुआ ना साइटोक्रोम सी इसको ये फैक्टर रिलीज करवाएगा और इसके रिलीज से क्या होगा कैस्पेजेस एक्टिवेट होंगे. मैंने आपको बताया था कि इनिशिएटर कैस्पेजेस होते हैं उसमें कैस्पेज 9 होता है और कैस्पेज 3 होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर initiating an apoptotic pathway in intrinsic mechanism. यहाँ से देखते हैं इंटरनल डेथ सिग्नल आए बैक्स एंड बैक फैमिली ये जो पर्पल में पड़ी हुई थी इसने कहा कि अपोप्टोसिस करवाते हैं क्योंकि ये प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स है. BCL2 फैमिली जो ऑरेंज में शो हो रही है ये एक्टिवेट नहीं हुई क्योंकि ये सर्वाइवल सिग्नल से एक्टिवेट होती है. फिर साथ में क्या हुआ APF1 फैक्टर आया ये रिलीज हो गया इसने साइटोक्रोम को भी रिलीज करवा दिया साइटोक्रोम C और इसके साथ जो पिंक में है ये कैस्पेज 9 है.
बेसिकली ये प्रो कैस्पेज 9 होता है। प्रो कैस्पेज 9 एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है जिसने कैस्पेज 9 को भी एक्टिवेट करवाना है और कैस्पेज 3 को भी एक्टिवेट कराना है। अब ये सारे फैक्टर्स जिसने अपॉप्टोसिस करवाना था वो मिल गए। इसमें साइटोक्रोम सी भी है, इसमें APF1 भी है और इसमें ये कैस्पेज भी है। अब इन सब ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, दैट इज अपॉप्टोसोम। और इस अपॉप्टोसोम ने आगे अपॉप्टोसिस ट्रिगर करवाना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा होगा बट इसमें ये चीज़ें आप याद कर लें। मैं एक दफ़ा फिर लास्ट टाइम बता देती हूँ कि इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या हो रहा होता है। BCL2 फैमिली एंटी अपॉप्टोटिक है जो एक्टिवेट होती है सर्वाइवल सिग्नल में। ठीक है, ये अपॉप्टोसिस नहीं करवा रही है, इन्हें बिट करेगी। और ये जो सारे फैक्टर्स नीचे लिखे हुए हैं ये सारे अपॉप्टोसिस में इन्वॉल्व हैं, जिसमें बैग्स एंड बैग फैमिली है। ठीक है, द पर्पल वन जिसने इंटरनल डेथ सिग्नल्स को सेंस करना होता है। उसके बाद APF1 होता है, फिर कैस्पेज 9 है और साइटोक्रोम C है, और ये सारे मिलके एक अपॉप्टोसोम बनाएंगे और अपॉप्टोसिस करवाएंगे। ओके, उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म होता है एक्सटर्नल सिग्नल्स के थ्रू, द एक्सट्रिंसिक और डेथ रिसेप्टर पाथवे। Death receptor or extensive pathway is responsible for elimination of self-reactive lymphocytes and damage by cytotoxic T lymphocytes. It is initiated by engagement of death receptors, members of the TNF receptor family, by ligands on adjacent cells. अब ये किस तरह हो रहा होता है ये हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। बेसिकली क्या होता है आपके पास, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें एक रिसेप्टर पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं फैज रिसेप्टर। फैज रिसेप्टर इज अ डेथ रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज apoptosis antigen 1 or TNF receptor superfamily member 6 encoded by FAS gene। ये फैज रिसेप्टर है, TNF होता है ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, उस फैमिली से ये बिलोंग करता है और इसको फैज जीन इनकोड करती है। अब इस रिसेप्टर के साथ इंटरनली अटैच होती है एक डेथ डोमेन जो यूजुअली इनएक्टिवेटेड होती है, बट इसके ऊपर आके एक लाइगेंड लगता है, दिस इज कॉल्ड एज फैज लाइगेंड। फैज लाइगेंड क्या करेगा, इट इज अ टाइप 2 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और ये भी TNF फैमिली का होता है। जब फैज लाइगेंड फैज रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो एक और मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं फैड। फैड इज फैज एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन encoded by FAT gene, यहाँ पढ़ लें आप, on chromosome 11. It is an adapter protein that bridges the Fas receptor to procaspase 8 and 10. So हुआ क्या कि Fas receptor के ऊपर Fas ligand आके बाइंड किया, इधर से फैट मॉलिक्यूल आया, इसने क्या किया कि इस रिसेप्टर को जिसके साथ एक डेथ डोमेन अटैच थी प्रोकेस्पेज 8 के साथ बाइंड करवा दिया। प्रोकेस्पेज 8 जो है दैट इज अ प्रोटीएज, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैस्पेजेस प्रोटीएजेस होते हैं। सो अब इसने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ये सारा आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, आपका फैज रिसेप्टर है, फैज लाइगेंड है, फैट मॉलिक्यूल है जिसके साथ डेथ डोमेन है और प्रोकेस्पेज 8 है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं डिस्क, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अब जब प्रो कैस्पेज इसके साथ बाइंड होगा, ऑटो कैटालिटिक कैस्पेज एक्टिवेशन हो जाएगी, प्रो कैस्पेज इज एक्टिवेटेड इनटू एक्टिव कैस्पेज 8 और वहां से एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को, ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस वो कैस्पेजेस होते हैं, वो प्रोटीज एंजाइम्स होते हैं जिसने टारगेटेड प्रोटीन्स को जाके क्लीव करना होता है, डिग्रेड करना होता है, और जब प्रोटीन और DNA डिग्रेडेशन होती है तो क्या होगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंसिव पाथवे जो है उसको मैं दोबारा से एक दफा ओवरव्यू देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है समझना। सो दिस इज अ फैज रिसेप्टर दैट बिलोंग्स टू ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इस रिसेप्टर के साथ फैज लाइगेंड बाइंड करेगा, जब फैज लाइगेंड बाइंड करेगा तो डेथ डोमेन एक्टिवेट होती है वाया फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल क्या करता है कि प्रोकेस्पेस को इस फैज रिसेप्टर से लिंक करवाएगा और it makes a complex called as death inducing signaling complex that contains Fas receptor binding with the Fas ligand, Fad molecule and procaspase 8। अब इसकी वजह से प्रोकेस्पेस 8 होगा, एक्टिवेट हो जाएगा कैस्पेज 8 में, और फिर उसके बाद जितने भी एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस हैं उनकी एक कैस्केड स्टार्ट हो जाएगी और एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है जी,
उसके बाद है कुछ जो आपके सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग न्यूरॉन्स, उसमें ना तो इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं ना एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, यानी कि उसमें कैस्पेजेस यूज ही नहीं हो रहे। सो एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर यूज होता है उसमें। एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर इज अ प्रोटीन that is normally located in the intermembrane space of mitochondria. When the cell receives a signal telling it that it is time to die, apoptosis inducing factor is released from mitochondria, migrates into the nucleus, and it binds to DNA, triggers the destruction of the DNA and cell death. So neurons के अंदर कोई pathway, कोई cascade नहीं है इसमें। सिंपली apoptotic inducing factor इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जाता है साइटोप्लाज्म में, वहां से न्यूक्लियस में जाएगा, बाइंड करेगा डीएनए के साथ और डीएनए की डिस्ट्रक्शन होगी जिससे सेल डेथ हो जाएगी। What happens if apoptosis is inhibited? जो हमने already पीछे पढ़ा था, it can result in a number of cancers. Cancers में क्या होता है, abnormal cell proliferation हो रही होती है, और normally जो proliferation होती है वो balance होती है आपके apoptosis से। So अगर apoptosis नहीं हो रहा तो cancers हो सकते हैं, autoimmune diseases हो सकते हैं, inflammatory diseases हो सकते हैं, या फिर viral infections. Treatment to stimulate apoptosis, one can increase the number of death receptor ligands, जो FAS ligands हमने पढ़े थे, जितना ज़्यादा ligands होंगे इतना ज़्यादा receptors वो bind करेंगे, death domain activate होगी, सारा extrinsic pathway जो अभी हमने पढ़ा था। Okay. So last slide इसकी ये है कि difference between necrosis and apoptosis. Necrosis में क्या होता है कि cell size enlarge हो जाता है, swelling हो रही होती है, और apoptosis में cell size जो है वो shrink हो जाता है, reduce हो जाएगा। और necrosis में nucleus में 3 patterns आते हैं, pycnosis, nuclear condensation को कहते हैं, karyolysis, nuclear fragmentation, और karyolysis का मतलब था nuclear और chromatin material जो है वो fade away हो जाता है। बट apoptosis में fragmentation into nucleosome size fragment, जो nucleus था उसमें small fragments में convert हो गया था, that is nucleosome। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन होती है, नेक्रोसिस के अंदर सारे सेल कंटेंट्स जो है इसके रिलीज हो जाते हैं, लेकिन अपॉप्टोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, altered structure, especially orientation of lipids. Cellular contents undergo enzymatic digestion and it may leak out of the cells in necrosis, but they remain intact in apoptosis, may be released in apoptotic bodies. Adjacent inflammation is frequent in necrosis, apoptosis में कोई खास inflammation नहीं हो रही होती। Physiological or pathological role, necrosis invariably pathological culmination of irreversible cell injury, and apoptosis is often physiological means of eliminating unwanted cells, may be pathological after some forms of cell injury, especially DNA damage. कैस्पेजेस जो होते हैं, these are protease enzymes. Protease enzymes वो enzymes हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो आपके दो पाथवेज होते हैं अपोप्टोटिक सेल डेथ के, इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक के अंदर आपके कौन से कैस्पेजेस होते हैं, कैस्पेज 9 होता है और 3 होता है, और जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें कैस्पेज 8 यूज हो रहा होता है। स्टार्टिंग वाली 10 स्लाइड्स मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं आपको लेक्चर भेज दूंगी, उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन करना है आप मुझे मेल कर दें, या जो पूछना है पूछ लें। 10 स्लाइड्स नहीं रिपीट होती होती।
टाइम से ज्वाइन किया करें। और जब मैं पढ़ा रही थी तब आपने मुझे स्पीड का बोलना था, जब लेक्चर खत्म हो गया तब आप मुझे कह रही हैं। नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक केयर ऑफ इट। एक्सट्रिंसिक पाथवे, ओके। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसका ओवरव्यू एक दफा देख लें। एक्सट्रिंसिक पाथवे में दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है, ये दिस इज अ रिसेप्टर, उसको हम कहते हैं फैज रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर में इंटरनली एक डेथ डोमेन होती है। जब इस पे कोई चीज बाइंड नहीं की तो ये एक इनएक्टिव रिसेप्टर है और डेथ डोमेन भी इनएक्टिवेटेड है। जब एक फैज लाइगेंड इसके साथ बाइंड करता है फैज रिसेप्टर के साथ, तो डेथ डोमेन एक्टिवेट होना होता है, और वो एक्टिवेट होती है वाया अ मॉलिक्यूल व्हिच इज फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल इज, ओके, पहले मैं देख लूं फिर आप कहेंगे। ओके, पहले मुझे ये समझाने दें। सही, तो फैज रिसेप्टर के साथ एक डेथ डोमेन होती है और ये इनएक्टिवेटेड है। जब फैज लाइगेंड जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाती है वाया अ मॉलिक्यूल, दिस इज अ फैट मॉलिक्यूल, एंड फैट स्टैंड फॉर फैज एसोसिएटेड प्रोटीन विद दैट डेथ डोमेन, ठीक है। और इसने इसका काम क्या होता है, जब डेडोपेन एक्टिवेट होती है तो वो एक प्रोकेस्पेस को, ये प्रोकेस्पेस है, इसको एक्चुअली फैज रिसेप्टर के साथ ब्रिज करवा रही होती है, लिंक करवा रही होती है। तो अब एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें फैज रिसेप्टर है, इसके साथ लाइगेंड बाइंड हुआ हुआ है, साथ इसमें डेथ डोमेन एक्टिवेटेड है फैट मॉलिक्यूल के थ्रू, और उसके साथ प्रोकेस्पेस 8 है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्क, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। अब जब प्रोकेस्पेस 8 इसके साथ बाइंड हो जाता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो ये खुद ही ऑटो कैटालिटिक कैस्पेज एक्टिवेशन कर देता है। तो प्रोकेस्पेस एक्टिवेट हो जाएगा इनटू केस्पेज 8, और उसके बाद एक्सिक्यूशनल केस्पेजेस, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन करवाएंगे, जहां जिस एरिया में जिस पार्ट में जाके उसने अपॉप्टोसिस करवाना है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। अच्छा, हाँ जी, ये अपॉप्टोसिस जो है ना, उसमें रिसेप्टर लाइगेंड्स एज अ ड्रग थेरेपी देते हैं। उसके बाद क्या है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि स्टिफनेस और थिकनेस ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, वो स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब स्टिफ हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो नैरो हो जाएंगी, और नैरो होने से क्या होगा कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, बेसिकली इस्कीमिया हो जाएगा इसकी वजह से। अगर किसी को रेनॉल्ड नेक्रोसिस हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? रेनॉल्ड के अंदर जो है यूजली आपने जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है ना जिसकी वजह से हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस है या एक्सट्रीम कोल्ड से हम पेशेंट को कहते हैं कि वो प्रिवेंट करे, वैसे की पैथोलॉजी है, इसमें हम ट्रीटमेंट्स नहीं डिस्कस करते, लेकिन रेनॉल्ड्स में यही होता है, आप उसको जो है वो वार्म प्लेस में रखेंगे, हाथों को ठंडी जगह पे नहीं रखते, और उसको वार्म स्पंजिंग करते हैं ताकि वो बैक टू द नॉर्मल हो जाए उसके लिए। और इसके अलावा हम उसको वेजोडाइलेटर्स देते हैं। वेजोडाइलेटर वो ड्रग्स होती हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्शन को, ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करती हैं, ताकि ब्लड वेसल डायलेटेड में और ब्लड फ्लो उसका ठीक है। सो ये रेनॉल्ड्स में हम ये दे रहे होते हैं, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट में बता दें। क्योंकि मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ तो आप पीछे से बदतमीजियां शुरू कर देते हैं। चलें, अब अटेंडेंस का टाइम है।
क्विज की अभी कोई डेट नहीं है, जनवरी में यूजुअली सारा स्केड्यूल बनाया हुआ है, बट अगर कुछ आगे या पीछे होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी तक मुझे सिर्फ जनवरी का पता है। मिस मतलब क्विज़ेस जनवरी में होंगी? चले, मैंने मीटिंग अनलॉक कर दी है, जिसने करना है कर ले जाए। मैम नॉन पर ऑक्सीडेटिव डैमेज बता दें। नॉन पर ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब ये होता है कि उसमें पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। पर ऑक्सीडेशन क्या थी कि उसमें जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स में से कोई अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेती है, उसको हम कहते हैं पर ऑक्सीडेशन। तो उसमें वो वाला प्रोसीजर नहीं हो रहा था, वो वाला मैकेनिज्म नहीं यूज हो रहा होता जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज हो रहा है। उसमें ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कम होती है, जिसकी वजह से एटीपी नहीं बन रहा होता, उसमें लिपिड्स की पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती। और वो सारा पिछले लेक्चर में है, अगर आप पढ़ेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या हो रहा था। ये जो आपका सारा एग्जाम स्केड्यूल है, ये भी मुझे भी नहीं मिला हुआ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो अगर कोई इसका स्केड्यूल आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी तक ऑन कैंपस भी कुछ नहीं हो रहा। इनफैक्ट आज हमें ये कहा गया है कि ऑन कैंपस आपने लेनी नहीं है, अगर कोई काउंसलिंग भी की जाएगी तो वो भी ऑनलाइन होगी। अच्छा, ये सेक्शन जी है और मैं इसकी अटेंडेंस लगाने लगी हूँ। और अटेंडेंस इस तरह से लगेगी कि मैं आपका नेम बताऊंगी और मुझे चैट में वो बंदा रिप्लाई करेगा। ठीक है, म्यूट मैंने कर दिया आप लोगों को और कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इस तरह मुझे पता नहीं चलेगा कौन बोल रहा है। ओके, हंजला जाहिद प्रेजेंट। मोहम्मद अहद अजमल। मोहम्मद अहद अजमल प्रेजेंट। व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी नहीं है, किसी को कोई इशू होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो वो मुझे मेल करेगा। कोमल। कोमल, बस कोमल ही लिखा हुआ है, पूरा नाम नहीं है मेंशन। 241023। ओके, आबरू फातिमा। आबरू फातिमा। आमना शकील। आमना शकील। जिसका नाम बुला रही हूँ सिर्फ वही मुझे रिप्लाई करेगा। और अगर किसी का कुछ रह जाता है, आज डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो मुझे एंड पे बताएगा अपना नाम और आईडी, वो मैं सेव कर लूंगी। और जो कोई कह रहा है मुझे कि मैं सारा टाइम क्लास में था, मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग है, मैं चेक करूंगी कि कोई था या नहीं था, उसके बाद उसकी अटेंडेंस लगेगी। चले, मुझे बताएं, आबरू फातिमा है, स्टार्ट में तो ये बच्ची थी। आमना शकील। आमना शकील। आप आमना शकील हैं? ये जो भी शाहताज बाजवा है। हैव आई कॉल्ड योर नेम? मोहम्मद अवैस प्रेजेंट। सानिया अरशद। सानिया अरशद। उसामा अहमद। उसामा अहमद। आयशा कैसर प्रेजेंट। माहीन रऊफ।
Maheen Rauf, present. Tanzila Tariq, Tanzila Tariq, present. Binish Majid, present. जिनकी अटेंडेंस होगी है they can leave और जिनकी रहती है they will stay. तैयबा यासीन, तैयबा यासीन, नवेरा तजम्मुल, I guess I'm pronouncing it right. नवेरा तजम्मुल. आमना, नवेरा present है. आमना है 241146. Okay. बिस्मा ताहिर, बिस्मा ताहिर. सायरा असलम, present. मोहम्मद शारून, मोहम्मद शारून. जैन आसिफ, जैन आसिफ. सैयद अमार अब्बास, सैयद अमार अब्बास. नूरुलैन फातिमा, नूरुलैन फातिमा present. Okay. शहताज बाजवा. अब बताएं अपनी अटेंडेंस जिसको जल्दी पड़ी हुई थी. प्रेजेंट. ओके. किरण मुस्तफा, किरण मुस्तफा. ओके प्रेजेंट है ये. मिसबा नियाजी, मिसबा नियाजी प्रेजेंट. जिसका नाम मैं नहीं बोल रही हूँ और वो मुझे अपने नंबर्स भेज रहा है ना, मैं उसकी कोई ऐड नहीं कर रही हूँ. यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न. और अगर नहीं आती तो एंड पे बताएंगे आप मुझे. वर्दा लियाकत, प्रेजेंट. शहरयार, शहरयार 241296. अज़का ईमान, अज़का ईमान. मारिया हारून, मारिया हारून. निम्रा खान, निम्रा खान. फतीना जुबैर, निम्रा खान प्रेजेंट. फतीना जुबैर प्रेजेंट. मोहम्मद तैमूर अली, मोहम्मद तैमूर अली. मोहम्मद अली खान, मोहम्मद अली खान. सैयदा, ओके प्रेजेंट. सैयदा एमन खालिद, प्रेजेंट. अमीना वहीद, अमीना वहीद. प्रेजेंट. मरियम अब्बास, प्रेजेंट. समन जावेद,
समन जावेद प्रेजेंट। इकरा तबस्सुम प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद हसन सैयद मोहम्मद हसन। वर्दा कासिम वर्दा कासिम प्रेजेंट। अरमिश अरमिश 241406 ओके प्रेजेंट। नयाब फातिमा प्रेजेंट। जुबैर अहमद जुबैर अहमद प्रेजेंट। आयशा जाहिद आयशा जाहिद। बिनाल फातिमा मिनाल फातिमा। मिनाहिल गुल मिनाहिल गुल। इकरा जमील प्रेजेंट। राबिया जमील प्रेजेंट। अब्दुल हनान अरशद प्रेजेंट। फातिमा अकमल फातिमा अकमल। सवेरा असलम सवेरा असलम। उनको भी जल्दी पड़ी हुई थी। ठीक है प्रेजेंट। अब्दुल रजाक फातिमा अकमल प्रेजेंट ओके फातिमा अकमल यूर प्रेजेंट। अब्दुल रजाक अब्दुल रजाक। मुबीना अब्दुल हफीज मुबीना अब्दुल हफीज प्रेजेंट। अरीज फातिमा प्रेजेंट। बीनिश 241524 बीनिश। नादिया तालिब नादिया तालिब। महरीन कंवल प्रेजेंट। मुनज़्ज़ा ज़हीर मुनज़्ज़ा ज़हीर प्रेजेंट। मनाहिल काशिफ प्रेजेंट। खतीजा शकील खतीजा शकील। मरियम सैफ नादिया तालिब प्रेजेंट ओके। मरियम सैफ। आमना फारूक आमना फारूक। इकरा रहमान इकरा रहमान। खतीजा जफर इकरा रहमान प्रेजेंट। खतीजा जफर प्रेजेंट। राजिया नईम अख्तर राजिया नईम अख्तर
रवान नदीम खान, रवान नदीम खान प्रेजेंट। ऑन अहमद सिद्दीकी प्रेजेंट। महनूर खान, महनूर खान। फिजा नवीद, फिजा नवीद। जाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन। जिसका कोई इशू आ रहा है मैं उसको एंड पे एड्रेस करूंगी, ठीक है, जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई या जो भी इशू है। अच्छा, हिना अब्बास, हिना अब्बास। अच्छा, मासूमा जहरा, मासूमा जहरा। राबिया अली, राबिया अली प्रेजेंट। उशना नसार या नसर, I'm not sure. उशना नसर। नूर फातिमा, उशना, ठीक है, उशना प्रेजेंट। नूर फातिमा, नूर फातिमा। तूबा साबिर, तूबा साबिर प्रेजेंट। हिरा तबस्सुम प्रेजेंट। साइफा जफर, साइफा आई गेस, साइफा जफर प्रेजेंट। कोनैन फातिमा, जो अभी मुझे बता रही थी, ये प्रेजेंट थी। सोबिया मंसूर, हाँ जी कोनैन यूर प्रेजेंट। सोबिया मंसूर प्रेजेंट। अरीज आसिफ, अरीज आसिफ की तो मैंने पहले भी लगाई है शायद, मुझे तो पता नहीं। जीनत अनवर, अच्छा अरीज आसिफ दो है। आपकी क्लास में दो अरीज आसिफ हैं? जीनत अनवर प्रेजेंट। अनम असलम, वो अरीज फातिमा थी, चलिए ठीक है। हिना अब्बास, ठीक है हिना अब्बास। सॉरी। हिना आपकी प्रेजेंट लग गई है। जैनब सलीम, जैनब सलीम प्रेजेंट। आयजा राशिद, आयजा राशिद प्रेजेंट। आयशा जमशेद, आयशा जमशेद। आयशा सुमैया, आयशा सुमैया प्रेजेंट। सादिका शहजादी, सादिका शहजादी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। रगीसा अनम राशिदी, रगीसा अनम। महमूना रहमान, महमूना रहमान। निम्रा नौरीन, महमूना रहमान प्रेजेंट। निम्रा नौरीन। सहर नदीम, सहर नदीम प्रेजेंट। आयशा इम्तियाज, आयशा इम्तियाज।
इरम सईद, इरम सईद, एमन दिलशाद, प्रेजेंट। सारा अनवर, सारा अनवर, प्रेजेंट। माहम जाहिद, माहम जाहिद। सीमा भट्ट, सीमा भट्ट, प्रेजेंट। जैनिश फातिमा, जैनिश फातिमा। सना हबीब, अभी ऊपर आई थी, प्रेजेंट। माहम जाहिद, प्रेजेंट। सना हबीब, प्रेजेंट। जैनिश फातिमा, प्रेजेंट। ये आप लोग अटेंडेंस के साइन तो नहीं तशरीफ ले आते मेरी लेक्चर में? ये सारा मेरे पास रिकॉर्ड होगा कि कौन कितनी देर था मेरे लेक्चर में। हिरा बिनते रजा, हिरा बिनते रजा, प्रेजेंट। रिदा जहरा, रिदा जहरा, प्रेजेंट। माहम 244013, माहम, माहम जुल्फिकार, प्रेजेंट। गाजिया वसीम, प्रेजेंट। रिमशा, प्रेजेंट। अनम नौरीन, अनम नौरीन, प्रेजेंट। जरवा गोहर, जरवा, प्रेजेंट। तहमीना, तहमीना अहमद, प्रेजेंट। अच्छा, अगर किसी की अटेंडेंस मैंने नहीं बोली या किसी की मिस हो गई है तो वो मुझे मैसेज कर दे यहीं पे। आमना शकील, मैंने तो मीटिंग लॉक कोई नहीं की हुई, मैंने तो हटा दिया काफी देर से। ठीक है। बशायर अशरफ, प्रेजेंट। इकरा रफीक, बिस्मत ताहिर। कुछ बच्चे ऐसे हैं इसमें जिनके नाम ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी अटेंडेंस नहीं हुई, हादिया आबिद। और कोई है जिसकी नहीं होगी? इसका इसका ईमान पे तो मैंने पहले नाम बोला था। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मैं आप लोगों के नोट कर लेती हूँ, लेकिन जिसकी अटेंडेंस मैंने नहीं बोली और जिसकी नहीं हुई वो मुझे मेल करें अपने नाम और अपने आईडी के साथ। और मुझे ये भी बताएं, आप लोगों को लिंक आता है मेरा? मेरी कोई मेल आई है आपको? पिछला भी एक लेक्चर हुआ था। नो मैम। आज की नहीं आई, कोई मेल नहीं आई। अच्छा, ये जिन बच्चों का मसला है अटेंडेंस का और मेल का, जिनको मेल आती है वो ठीक है, मैं उनकी रीचेक कर लेती हूँ। लेकिन जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी वो मुझे अपने मेल, अपने उसके नाम और मेल आईडी के साथ मैसेज कर दे। और जिसको मेल भी नहीं आ रही है मेरी, उन्होंने जाना है अफनान के पास। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे पास ना कांटेक्ट में है ना लिस्ट में है, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स का सेक्शन में इशू हुआ था तो उनको उसके पास जाना पड़ेगा, वो आपको ऐड करेगा और मुझे बताएगा, फिर आप लोग ऐड होंगे। ठीक है। बहरहाल मैं आप लोगों की अटेंडेंस मैन्युअली नोट कर लेती हूँ, लेकिन आपको उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग मेरे सेक्शन में नहीं है, मुझे नहीं बताया गया, आपका नाम ही नहीं है।
और मुझे काइंडली मेल कर दीजिएगा, मैं खुद भी अफनान को मैसेज दे देती हूँ। चलिए जी, अब हम ये एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की मेल आपको आज ही आ जाएगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। स्टार्टिंग वाली 2 मेल आई थी, मेरा ख्याल है मैंने अभी मेल्स इतनी की भी नहीं है, सेकंड तो लेक्चर आपके साथ, तो आपको आगे भी आई होंगी। लिंक में आपको क्लास के लिंक की मेल नहीं आई, जो लिंक का मेल है बेटा मैं उसी दिन भेज देती हूँ, आपकी मेल के नीचे चली जाती होगी, ये अब आपने खुद ही चेक करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर की मैं आज ही आपको भेज दूंगी, तो आपने वो स्टार्ट कर लेना है कि मैंने लिंक भेज दिया है, क्योंकि मैं पहले भेज देती होती हूँ, ठीक है। लेकिन जिनको मेल भी नहीं आती, अटेंडेंस भी नहीं आती, और जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी, मुझे एक दफ़ा मेल भी कर दें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा दूंगी। और जिनको कोई मेल नहीं आती है, अटेंडेंस भी नहीं लगी है, दे हैव टू विजिट अफनान। ओके बच्चों।